हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल जेआरएफ टैप अकेडमी। पेपर वन की एक इम्पोर्टेंट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिससे क्वेश्चंस काफी अच्छे आने लगे हैं। पहले बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन काफी लेवल चेंज हो चुका है। और आज मैं आपके लिए टॉप 40 पीवाईक्यूज लेकर आई हूँ, जो कि नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। तो लगभग जून में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दिसंबर का हमारा जो पेपर है और जून का जो हमारा पेपर हुआ था अभी पिछले साल, तो दिसंबर का पेपर तो आपको सभी को पता है कि अभी जनवरी में ही कंडक्ट कराया गया था। तो कुछ क्वेश्चंस दिसंबर पेपर के ही, कुछ क्वेश्चंस हमारी जो नया पैटर्न आया है पिछले ही साल जो 2025 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो जून और दिसंबर दोनों के ही मैं क्वेश्चंस आज लेकर के आई हूँ। तो सेशन में अंत तक बनी रहिएगा। सेशन को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण सेशंस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको आने वाले समय में भी बहुत अच्छे सेशंस मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। चलिए, ये रहा क्वेश्चन। फटाफट से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे, क्योंकि आंसर यहाँ पर करेक्ट होने। स्पीड करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन को हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। ये रहा क्वेश्चन हिंदी में। फटाफट से आंसर करेंगे और बताएंगे क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए, आई होप सभी ने देख लिया होगा। मेटाकॉग्निशन क्या है भाई? अपनी सोच के बारे में सोचने की हमारी क्षमता होती है मेटाकॉग्निशन, ठीक है। मेटाकॉग्निशन हमारी अपनी संज्ञानात्मक और प्रेरक क्रियाओं को नियंत्रित करने में सहायक है। तो हाँ जी, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन भी सही है हमारा। लोगों को सीखने का तरीका सिखाना और शिक्षार्थियों के भीतर एजेंसी और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के लिए यह उपजा है मेटाकॉग्निशन। तो बिल्कुल ठीक है भाई, ये भी सही है। मेटाकॉग्निशन किसी भी तरह से लोगों को सीखने का तरीका और सिखाने में मदद नहीं करता है। देखिएगा, सी और डी ऑप्शन जो है दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, और सबसे बेस्ट जो हमारा ऑप्शन लग रहा है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन में सी में काफी सारा कुछ उन्होंने एक्सप्लेन करके दे दिया है। ठीक है, ई ऑप्शन की बात कर लेते हैं। मेटाकॉग्निशन ज्ञान और स्वनियमन विनियमन संबंधित घटक है। तो बिल्कुल सही है भाई। सेल्फ रेगुलेशन की बात यहाँ पर होती है, तो ये भी बिल्कुल सही। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी एंड ई, राइट। तो ए, बी, सी एंड ई के हिसाब से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आंसर सही होगा। जी बिल्कुल, फोर्थ आंसर हमारा बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। किसी का भी कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड संदर्भित परीक्षण के बारे में सही नहीं नहीं है, सही नहीं है पूछा गया है। तो चलिए फटाफट से नोट करेक्ट निकाल लेते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के बारे में। तो क्या आंसर यहाँ पर सही होना चाहिए? डोमेन संदर्भित परीक्षण इसको कहा जाता है। तो हाँ जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। डोमेन संबंधित संदर्भित परीक्षण इसको कहा जाता है। उसके बाद कहते हैं उद्देश्य संदर्भित परीक्षण ही इसको कहा जाता है। हाँ जी ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेफरेंस टेस्ट भी इसको कहा जाता है। नाम नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पहले क्वेश्चंस आते थे टीचिंग एप्टीट्यूड में इजी, लेकिन अब जो क्वेश्चंस बनने लगे हैं वो इस लेवल के क्वेश्चन बनने लगे हैं। अब आपको, मुझे नहीं पता कि आपको पता था कि नहीं पता था। ये पूछा गया कि डोमेन रेफरेंस टेस्ट इसको कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है भाई। ऑब्जेक्टिव रेफरेंस टेस्ट भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट में हम मास्टरी प्रोफिशिएंसी चेक करते हैं बच्चे की। तो हमारा एक डोमेन होता है कि हम बच्चे का एकेडमिक लेवल चेक करना चाहते हैं, बच्चे की अचीवमेंट चेक करना चाहते हैं कि बच्चे ने क्या ज्ञान प्राप्त कर लिया है, बच्चे की क्या अचीवमेंट लेवल है बच्चे का। ठीक है। उसके बाद इसका प्रमुख उद्देश्य, इसका प्रमुख उपयोग प्रवीणता परीक्षणों में होता है। इट मेन यूज इन प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग। तो प्रोफिशिएंसी, मास्टरी, है ना, ये सब, ये भी जो शब्द हैं सारे के सारे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट से जुड़े हुए हैं, है ना। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट से जुड़े हुए हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस और नॉन रेफरेंस में बस एक यही फर्क होता है, जो कि आपको ऑप्शन 4 में दिया गया है। देखिएगा, जो ऑप्शन 4 है वही हमारा सही आंसर है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन 4 ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इट इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग एन इंडिविजुअल्स रिलेटिव पोजीशन विद इन अ ग्रुप। रिलेटिव पोजीशन हम कहाँ पर देखते हैं? रिलेटिव पोजीशन हम बेसिकली अपने नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में देखते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में सबसे मेन डिफरेंस जो होता है यही होता है कि यहाँ पर हमारा जो बच्चा है, एक ऑर्डिनल स्केल पर हम उनका स्कोर चेक कर रहे होते हैं बच्चों का।
और यहाँ पर जो हमारा बच्चा है वो अदर पार्टिसिपेंट्स के साथ, अदर अपने पीयर ग्रुप के साथ में रिलेटिव पोजीशन प्राप्त करता है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर नोट करेक्ट आ जाएगा और फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में सही हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सही है, देखिएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा, जो जो भी आपको नहीं आता था उसको नोट कर लीजिएगा। शिक्षा के निम्नलिखित विकासों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हमारा शिक्षा का विकास किस किस प्रकार से हुआ। तो अगर हम सबसे ओल्डेस्ट देखें और सबसे न्यूएस्ट देखें, तो क्या हमारा सबसे ओल्डेस्ट होगा और क्या हमारा सबसे न्यूएस्ट होगा। अगर सबसे न्यूएस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे न्यूएस्ट में हमारा एक तो स्वयं मूव्स आता है जो सबसे न्यू है ना। और ये क्रेडिट ट्रांसफर थ्रू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जिसकी हमारी बात करी है अभी एनईपी 2020 ने। तो ऑप्शन ए एंड ई सबसे बाद में आना चाहिए। ऑप्शन ए एंड ई सबसे बाद में किसमें है, देखिए ऑप्शन हमारा स्वयं मूव्स जो है 2017 में आया है, तो ये हमारा सबसे पहले आएगा, मतलब ए के साथ ए पहले आएगा और ई बाद में आएगा। तो ए पहले और ई बाद में इसमें भी है और इसमें भी है। तो हमारे बाकी आंसर्स अगर मैं देखूं, अगर हम इसी चीज से अंदाजा लगाएं तो बाकी हमारा जो थर्ड ऑप्शन है और जो सेकंड ऑप्शन है यहीं से ही गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें बी यानी कि आपकी ओपन एजुकेशन है, क्योंकि ओपन एजुकेशन पहले आ चुका है, हमारा सबसे नया है स्वयं मूव्स और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। तो ए ऑप्शन और ई ऑप्शन सबसे बाद में आएगा। अब हमें ये देखना है कि देखिए डी ऑप्शन भी इसमें कॉमन है, दोनों में डी ऑप्शन कॉमन है। डी ऑप्शन सबसे पहले आएगा कोरेस्पोंडेंस एजुकेशन। कोरेस्पोंडेंस एजुकेशन की सबसे पहले बात हुई थी, ठीक है, कोरेस्पोंडेंस एजुकेशन की बात हुई थी। उसके बाद हम डिस्टेंस एजुकेशन की बात करी गई थी, डिस्टेंस एजुकेशन की बात करी गई थी, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन पर यहाँ ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर आएगा हमारी ओपन एजुकेशन। इसको ओपन एजुकेशन आप समझ रहे होंगे, जब हमारी 1985 में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करी गई थी, ठीक है। तो हमारी आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी भी, आंध्र यूनिवर्सिटी भी स्टैब्लिश करी गई थी हैदराबाद में। तो 1982 और 85 में ये स्टैब्लिश हुई थी। तो ओपन एजुकेशन फिर बाद में आई है। तो सबसे पहले आई कोरेस्पोंडेंस एजुकेशन, फिर आया डिस्टेंस एजुकेशन, फिर आया ओपन एजुकेशन, ठीक है, ओपन एजुकेशन। फिर हमारा क्या आया, स्वयं मूव्स आया, और फिर हमारा क्रेडिट ट्रांसफर थ्रू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही। तो डी, सी, बी, ए और ई। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन को मेरे से जो है पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप उससे पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आपका डाउट जो है सॉल्व किया जाएगा, क्वेश्चन का आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारिक क्षमता अधिगमकर्ता के भावात्मक क्षेत्र यानी कि आपकी अफेक्टिव डोमेन की बात यहाँ पर हो रही है। तीन डोमेन्स दिए गए हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में तीन डोमेन्स की बात करी गई है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ठीक है। चलिए, तो अफेक्टिव डोमेन की बात हो रही है। अफेक्टिव डोमेन में यहाँ पर हमारे अफेक्टिव डोमेन की बात हो रही है और अफेक्टिव डोमेन के बारे में हमें पूछा गया है कि कौन सा एसोसिएटेड है यहाँ पर। तो इवेल्युएशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में हमारा जो एक्रोनियम बना हुआ है वो है KCAASE, है ना, KCAASE यानी कि नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन आता है, सिंथेसिस भी आता है हमारा, अगर हम बात करें कॉग्निटिव डोमेन की, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन की हम बात करते हैं तो कॉग्निटिव में ये भी आता है, ये भी आता है। और अगर हम बात करते हैं कैरेक्टराइजेशन की तो हमारा ये अफेक्टिव डोमेन का पार्ट होगा। यही हमारा आंसर सही होगा, ठीक है, यही हमारा आंसर सही होगा। बात करते हैं अभी क्यों होगा सही है। स्किल्ड मूवमेंट, स्किल्ड मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा ऑप्शन आएगा, किसके अंदर अंदर आएगा, ये ऑप्शन हमारा अंदर इसके अंदर आने वाला है, जिसको कहते हैं साइकोमोटर डोमेन। स्किल्ड मूवमेंट की बात उसी पर होती है, वही हमारा गत्यात्मक पक्ष देखता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाना चाहिए, सही आंसर हमारा सी हो जाना चाहिए, ठीक है। सी आंसर यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, कैरेक्टराइजेशन आएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा है सेशन। तो पसंद अगर आ रहा है तो सेशन को लाइक भी कर दीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनने लगे हैं 2025 और 2026 में जो जनवरी में पेपर हुआ है, मतलब लगभग 2025 के ही पेपर्स हम सॉल्व कर रहे हैं। वहीं से मैं आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस छाट करके लाई हूँ। तो बहुत मेहनत लगती है एक ही क्लास को बनाने में, इतने सारे क्वेश्चंस वहां से ढूंढने में। तो आप थोड़ा सपोर्ट करिएगा और मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट भी करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये रहा, निम्नलिखित मनोदैहिक विकास के स्तरों को सरल से जटिल क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। मनोदैहिक मतलब आपका गत्यात्मक पक्ष कौन सा चेक करता है? साइकोमोटर डोमेन। अरेंज द फॉलोइंग साइकोमोटर डोमेन ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स लेवल। साइकोमोटर डोमेन के आपको ये जो लेवल्स है इनको सेट करना है। तो अगर मैं बात करूं, आपको ये साइकोमोटर डोमेन के नहीं लग रहे होंगे देखने में, लेकिन अगर आपने अनीता हैरो, सिम्पसन, इन सबको सुना है तो आप इस क्वेश्चन को जरूर से कर पाएंगे। अगर आप पहले ही साइकोमोटर डोमेन वाला वो जो एक्रोनियम बना हुआ है, अगर आप उसी को फॉलो करते हैं तो वो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर आपने अनीता हैरो वाला और सिम्पसन वाला जो साइकोमोटर डोमेन का एक पैटर्न है वो अगर आपने पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को जरूर से बना पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा, अगर सिम्पसन के बारे में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आता है परसेप्शन। ठीक है, उसके बाद आता है सेट। परसेप्शन और सेट यानी कि ए एंड बी। ए एंड बी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हमारे ये दोनों तो एक तरफ चले जाएंगे। ठीक है, ए बी सी। सबसे पहले आता है परसेप्शन, उसके बाद आता है सेट, तीसरे नंबर पर आता है हमारा गाइडेड रेस्पॉन्स, फिर फोर्थ नंबर पर आता है मैकेनिज्म और फिफ्थ नंबर पर हमारा आता है कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। तो हमारा ए ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा भाई। ठीक है, ए ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर सही हो जाना चाहिए। ठीक है, ये रहा ए ऑप्शन आपके सामने है कि ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। परसेप्शन, सेट, गाइडेड रेस्पॉन्स, मैकेनिज्म और डायरेक्ट कर लेती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। किसी घटना की पिछली घटनाओं की आवृत्ति के आधार पर घटना की संभावना के बारे में एक अतिरंजित भविष्यवाणी को किस रूप में जाना जाता है? देख रहे हैं क्वेश्चंस का लेवल। क्वेश्चंस का लेवल आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या आ रहा है। पहले बहुत इजी क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो स्टूडेंट उलझेगा नहीं तो क्या होगा? खुद ही देख लीजिए, आपके सामने है। किसी घटना की पिछली घटनाओं की आवृत्ति के आधार पर हम घटना की संभावना के बारे में अतिरंजित भविष्यवाणी को हम क्या कह सकते हैं, किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। इस क्वेश्चन को मैंने एक दिन आपको हमारे जो शॉर्ट्स अपलोड होते हैं तो शॉर्ट्स में भी मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको दिया था, और ये मेरा मानना है कि इसमें 80 to 90% ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है वो है उपलब्धता अनुमान। अगर आप शब्दों को भी ध्यान से देखें तो देखिएगा, एन exaggerated prediction about the likelihood of an event based on the frequency of past occurrences known as। हम किसी घटना की पिछली घटनाओं की आवृत्ति, जैसे कोई घटनाएं पिछले समय में घटी हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम घटना की संभावना के बारे में एक अतिरंजित भविष्यवाणी कर रहे हैं। मतलब हम एक भविष्यवाणी कर पा रहे हैं पिछली घटनाओं के आधार पर कि ऐसी घटना पहले भी घटी हुई है और उस घटना के जो भी रिजल्ट थे उन घटना की संभावना के आधार पर हम एक भविष्यवाणी कर देते। ठीक है, एक भविष्यवाणी हम कर देते, तो हम उसको क्या कहेंगे? स्पष्ट दृष्टि पूर्वाग्रह नहीं कहेंगे, इसमें बायसनेस आ जाएगी। जब हमने पिछली घटना की आवृत्ति के आधार पर कोई भविष्यवाणी करी है तो इसको हम हिंडसाइट बायस नहीं कहेंगे, बायस नहीं आएगा इसमें। ठीक है,
प्रतिनिधित्व अनुमान नहीं आएगा, रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक नहीं आएगा, अब सारी सोच भी नहीं आएगा। इसमें आएगा हमारी उपलब्धता अनुमान, क्योंकि हमारे पास उस घटना की आवृत्ति का मतलब आवृत्तियां हमें पता है कि वो घटना कैसे कैसे घटी है, पिछले समय में उस घटना का क्या कैसे रिजल्ट रहा है ना, और उस घटना की संभावना के आधार पर ही हम एक भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो उसको उपलब्धता अनुमान कहा जाता है, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक कहा जाता है। तो काफी नया क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप शब्दों को भी देखेंगे अच्छे से तो भी आप ये क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है हमारे पास में, ज्यादा अगर हम एक्सप्लेनेशन रखेंगे तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। चलिए तो फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लाइव ऑनलाइन गणित ट्यूटोरियल के दौरान एक शिक्षक समस्या समाधान तकनीकों और समीकरणों को दृश्य रूप में प्रदर्शित करना चाहता है, इसके लिए कौन सा आपका सॉफ्टवेयर टूल सबसे उपयुक्त होगा? During a live online maths tutorial, a teacher wants to demonstrate problem-solving technique and equation individually. Which software tool would best support this instruction method? तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा आता है कि अगर आपने पढ़ रखा है तो ही आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो इसको आंसर जो होगा वो होगा जैम। ठीक है, जैम बोर्ड यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। हमारे पास कुछ यहाँ पर एक कुछ टर्म्स दी गई है और उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या टर्म्स है। नेचुरल साइन है, आर्टिफिशियल साइन है, सिग्नल है और सिंबल है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? प्राकृतिक संकेत। अगर हम प्राकृतिक संकेत की बात करते हैं, प्राकृतिक संकेत की अगर हम बात करते हैं तो प्राकृतिक संकेतों में हमारा वे चीजें जो प्रकृति में निरूपित होती हैं। सेकंड ऑप्शन सही होना चाहिए। अगर हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं तो हमारा यहाँ पर ये सही हो जाएगा, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं एक बार। बी ऑप्शन के साथ थर्ड मैच कर रहा है। कृत्रिम संकेत क्या है? वे जो सामाजिक दुनिया में निर्मित होते हैं वे आपके क्या होते हैं? आर्टिफिशियल साइंस होते हैं। एक बार देखेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा उलझा हुआ क्वेश्चन है। फिर हमारा सिग्नल कहा गया है, यहाँ पर आपको सिग्नल दिया गया है, सिग्नल है ना। सिग्नल को हमने देखा है कि यहाँ पर हमारा कृत्रिम संकेत जो पूर्वानुमेय प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, वे कृत्रिम संकेत जो पूर्वानुमेय प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। और डी ऑप्शन के साथ कृत्रिम संकेतों में प्रतिक्रिया की कम निश्चितता होती है। सिंबल्स, जो हमारे सिंबल्स बने हुए हैं, प्रतीक बने हुए हैं, उनमें प्रतिक्रिया की निश्चितता कम होती है। तो हमारा यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ए। बाकी देखते हैं। चलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था वो, ठीक है, तो आपने देख लिया होगा कि हमने उसको थोड़ा सा करने का प्रयास किया है। तो एक बार इस क्वेश्चन को मैं क्रॉस चेक करूंगी, दोबारा से आपको बताती हूँ क्या आंसर यहाँ पर सही। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता स्वनिर्देशित अधिगम सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की यहाँ पर बात हो रही है। देखिएगा ये क्वेश्चन हमारे पेपर 2 एजुकेशन में पूछे जाते थे, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है उसको इतना वर्स्ट कर दिया गया है कि आपको सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग वगैरह के बारे में यहीं पर पूछ लिया जा रहा है। चलिए तो हमारे एजुकेशन वाले स्टूडेंट जो हमारी क्लासेस ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे। तो चलिए क्या कह रहा है? सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की प्रमुख विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना, प्रोमिनेंट फीचर्स हैं। तो निष्क्रिय अधिगम नहीं भाई, ये ऑप्शन जहां पर भी है वहां से हम ऑप्शन को काट देंगे। तो ये ऑप्शन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, कट गया। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शंस बच गए हैं, तो बी और डी सही होने वाला है या फिर बी सी ई सही होने वाला है। ये ट्रिक्स बता रही हूँ, पेपर को ऐसे ही अटेम्प्ट करना है हमें। ठीक है, बी और डी या फिर बी सी एंड ई, बी और डी यानी कि टीचर्स सेंटर्ड लर्निंग। टीचर सेंटर्ड लर्निंग हमारी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग कैसे हो सकती है? तो यहाँ पर हमारा सेकेंड ऑप्शन भी चला जाएगा। सबसे जो सही आंसर है वो बनेगा हमारा एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग होता है, बिल्कुल सही है। अधिगम की जिम्मेदारी हमारा जो लर्नर है वो स्वयं लेता है, टेकिंग ऑनरशिप ऑफ लर्निंग। और हमारा ई ऑप्शन यानी कि स्व निगरानी यानी कि सेल्फ मॉनिटरिंग होती है हमारी लर्निंग। ये तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। चलिए तो पहली स्लाइड में हमारा क्वेश्चन है, सेकेंड स्लाइड में मैंने आंसर्स को लगाया है, तो आप देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो अगर आपको
पीडीएफ चाहिए तो हमारे नीचे दिए गए हमारा जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट को पिन किया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, जिस टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं हम सबकी पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से कौशल कोलैबोरेटिव फॉर एकेडमिक सोशल एंड इमोशनल लर्निंग CASEL के अंतर्गत आत्म नियमन सेल्फ रेगुलेशन से संबंधित मुख्य सामाजिक भावात्मक दक्षताएं हैं? Which of the following are the core social and emotional skills and competencies listed under the collaborative for academic social and emotional learning CASEL? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है भाई, बताएंगे? कोलैबोरेटिव फॉर एकेडमिक सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। एकेडमिक सोशल एंड इमोशनल, हमारे एकेडमिक से क्या जुड़ा हुआ है, सोशल से क्या जुड़ा हुआ है और इमोशनल से क्या जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो स्व प्रबंधन हमारे खुद के, हमारे इमोशनल, एक तरह से इमोशनल पार्ट से जुड़ा हुआ है ना, हमारी भावना से जुड़ा हुआ है, सॉरी हमारे एकेडमिक पार्ट से जुड़ा हुआ है। हमारा सेल्फ अवेयरनेस हमारे खुद से जुड़ा हुआ है, मतलब हमारी खुद की सेल्फ रेगुलेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन से जुड़े हुए हमारे सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस हमारा इस वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है, सोशल से, ठीक है। सामाजिक जागरूकता हो गया, रिलेशनशिप स्किल्स हमारी है ना, सामाजिक भावात्मक हमारी सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, ठीक है। उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, हमारी उत्तरदायी निर्णय लेना भी हमारा इन्हीं पार्ट से जुड़ा हुआ है। तो हमारे सारे ये थोड़े थोड़े से मिलते जुलते होते हैं, एकेडमिक्स सोशल एंड इमोशनल, ठीक है। तो हमारा जो बी आंसर है, जो कि सभी को इंक्लूड कर रहा है, ABCD and E, यहाँ पर सारे ही सारे करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह के लंबे लंबे लेंथी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर प्रैक्टिस नहीं किया है तो फिर वहां पर बनाने में को दिक्कत है। स्वयं प्रभा चैनल नंबर 5 है स्वयं प्रभा का, इस पर मैं एक सेशन लेकर आने वाली हूँ, जल्दी ही आपके लिए एक सेशन आने वाला है, ताकि आपको पेपर में दिक्कत ना हो। तो मैं जल्दी ही आपको, जून में काफी सारे सेशंस मिलने वाले हैं, तो जून में मैंने प्लानिंग की है कि मैं आपको फटाफट से सारे रिविजन्स कराऊं। तो हमारी घंटों के टॉपिक्स मिनटों में मैंने एक सीरीज चलाई हुई है, उसमें मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक्स जो है 15 से 20 मिनट में हमने जो है आपको कराए हैं। तो जो लोग भी कैगरी के 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को पढ़ना चाहते हैं और हमारे टाइप्स ऑफ असेसमेंट, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का हिस्सा है, तो उसको जाकर के आप जरूर से देख लीजिए। चलिए, जिसका विषय इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज है, देखिएगा मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज। मैनेजमेंट देखते ही आपको समझ जाना पड़ चाहिए, संस्कृति तो नहीं होगा, सरस्वत भी नहीं होगा, ये होगा हमारा प्रबंधन, क्योंकि यहाँ पर एक कीवर्ड दिया हुआ है मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट का जो हिंदी अर्थ होता है वही होता है प्रबंधन करना, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड नंबर है प्रबंधन, हमारा चैनल नंबर 5 हो जाएगा, स्वयं प्रभा का चैनल नंबर 5 प्रबंधन, जिसका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज उसका पूरा प्रबंधन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा किसी दूसरा स्व यानी कि सेकंड सेल्फ कहा जाता है। सेशन अगर पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जो लोग भी नए हैं सेशन को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सेशन आपसे मिस ना हो। दूसरा स्वर सेकंड सेल्फ कहा जाता है, फॉलोइंग इज कॉल्ड सेकंड सेल्फ। तो टेलीफोन नहीं होगा, रेडियो नहीं होगा, टेलीविजन नहीं होगा, सेकंड सेल्फ हमारा कहा जाता है कंप्यूटर को, ठीक है। कंप्यूटर हमारा सही आंसर यहाँ पर होने वाला है। चलिए, जो क्वेश्चंस हम मतलब डुएबल होते हैं, जो क्वेश्चंस मतलब हमें आ रहे हैं तो हम कर पा रहे हैं, और अगर हमें नहीं पता है तो हमें थोड़ा सा उनको स्किप कर देना चाहिए, फटाफट से अपना पूरा जो पेपर है वो सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको बाद में आपके अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस भी दिखाई देते हैं जब आप पेपर को कंप्यूटर में दे रहे होते हैं हमारा, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होती है हमारी, है ना। तो कंप्यूटर मोड में, ऑनलाइन मोड में हमारा पेपर होता है, तो आपको पेपर अटेम्प्ट करने के लिए पूरा समय एक तरह से आपको प्रोवाइड किया जाता है। 150 क्वेश्चन होते हैं, 180 मिनट्स होते हैं आपके पास में, तो आपको ज्यादा समय नहीं गंवाना है। जो क्वेश्चन आता है तो आप करके आएंगे, जो नहीं आता उसको आप कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, उसमें दिमाग खराब नहीं करेंगे, और पहले अपना जो पूरा पेपर है उसको करेंगे। जो क्वेश्चन डुएबल है, आपको हो पा रहे हैं, उनको फटाफट से करते हुए चले जाएंगे, और बाकी बाद में अपना जो भी समय बचता है 10 से 5 मिनट का, उसमें आप उन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं जिन क्वेश्चंस को आप मतलब आपको पता नहीं है, आइडिया नहीं है, या फिर आपके दिमाग में भी नहीं आ रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज
interested that the responsibility to set up a standard of content technology pedagogy of online digital teaching learning। हमारी 2020 की जो पॉलिसी आई है उसने ऑनलाइन डिजिटल शिक्षण अधिगम के लिए कंटेंट तकनीक और शिक्षण विधियों के मानक निर्धारित करने की जिम्मेदारी किसको दी है? तो भाई अगर टेक्नोलॉजी की बात आई है, ऑनलाइन डिजिटल टीचिंग लर्निंग की बात आई है, तो हमारा कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं होगा अलावा एक की, यानी कि जिसमें लिखा हुआ है नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम को ये जिम्मेदारी दी गई। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्योंकि हमें 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और 25 मिनट्स की क्लास हो चुकी है, तो फटाफट से देखेंगे। 14 क्वेश्चन पर आए हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। डायग्नोसिस ऑफ लर्नर्स इज डन इन द इंटरएक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। डायग्नोसिस ऑफ लर्नर डन इन द इंटरएक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, तो बिल्कुल सही है। फीडबैक एंड टेस्टिंग ऑफ द लर्नर इज डन द पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। चलिए कोई बात नहीं, साइड में रखते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पर हमारा ए ये चला जाता है, ये हमारा ए ऑप्शन चला जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा। फिक्सिंग अप गोल एंड कंटेंट आर डन इन द पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, तो सी जहां पर भी है वहां पे भी कट जाएगा, क्योंकि सी हमारा गलत है। सी हमारा इसमें है, ए सी एंड डी ये भी नहीं होगा। दो ऑप्शन चले गए हमारे, हमारे पास दो ऑप्शन रह गए, ठीक है। ये आपको अटेम्प्ट करने की टेक्निक बता रही हूँ मैं। सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइसेस डन इन द पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, तो डी भी गया हमारा, डी भी चला गया, क्योंकि हमारा प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग में होता है ये काम, ठीक है। गोल्स और कंटेंट को जब हम फिक्स कर रहे होते हैं, फिक्सअप कर रहे होते हैं, वो हमारी प्री प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग होती है, ना कि पोस्ट एक्टिव स्टेज, ठीक है। हमारा जो सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइसेस डन इन द पोस्ट एक्टिव, नहीं भाई, पोस्ट एक्टिव फेज होगा तो हम डिवाइसेस क्यों, हमारा सब कुछ सेटिंग, गोल सेटिंग, कंटेंट क्या होगा, मेथड क्या होगा, टीचिंग एड्स क्या होंगे, असेसमेंट टूल क्या होंगे, वो सब कुछ हमारा प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग का पार्ट होता है। तो हमारे ऑप्शन सी एंड डी भी यहाँ से कट जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा जो ए है, ऑप्शन हमारा बी है। फीडबैक और टेस्टिंग ऑफ द लर्नर इज डन इन द पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, तो हमारे यहाँ पर एक तरह से आपकी समेटिव असेसमेंट की बात हो रही है एक तरह से, तो यहाँ पर कोई बुराई नहीं है इसको पढ़ने में, इसको देखने में, ठीक है। उसके बाद हम डिसीजन अबाउट स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग इज डन इन पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, तो ठीक है भाई, डिसीजन और स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग इज डन पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। तो हम जब कमियां पता कर लेते हैं, फीडबैक और टेस्टिंग ऑफ लर्नर्स, उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं और स्ट्रेटेजीज प्लान करते हैं पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग में, कि हम अपनी लर्निंग को, हमारी टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया को हम कैसे और सुधार सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई बुराई नहीं, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही लग रहा है। यहाँ आपको क्वेश्चन हिंदी में, ठीक है। तो इसके पास मेरे पास इसकी शायद आंसर वाली स्लाइड नहीं थी, लेकिन वहां पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिटिसिज्म ऑफ बिहेवियरिस्ट मॉडल ऑफ टीचिंग। बिहेवियरिस्ट मॉडल ऑफ टीचिंग की क्रिटिसिज्म नहीं है, आलोचना नहीं है, पूछा गया। बिहेवियरिस्ट टीचिंग मॉडल, it does not make into account important internal processes that take place in mind. It is not appropriate for higher order learning. It is not appropriate for lower order learning, or learning is sometimes beyond the association between stimulus and response. नोट पूछा गया है भाई, व्यवहारवादी शिक्षण मॉडल की आलोचना नहीं। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, क्या आंसर होगा। यह मन में होने वाली महत्वपूर्ण आंतरिक प्रक्रियाओं को ध्यान में नहीं रखता है, तो ये तो सही है, क्योंकि हमारी बिहेवियरिस्टिक मॉडल क्या है, हमारी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर बात करता है। उच्च स्तरीय अधिगम के लिए उपयुक्त नहीं है, या फिर निम्न स्तरीय अधिगम के लिए उपयुक्त नहीं है। जब हमारे पास दो ऑप्शंस कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होते हैं ना, तो इनमें से ही हमें हमेशा ऐसा होता है कि इनमें से ही हमारा कोई एक आंसर करेक्ट। जब आप क्वेश्चंस दो ऑप्शंस आप देख रहे हैं ना, जैसे उच्च स्तरीय अधिगम के लिए उपयुक्त नहीं है, और यहीं पर ही आपका इसका जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, निम्न स्तरीय अधिगम के लिए उपयुक्त नहीं है। ये दो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, तो इन दोनों ऑप्शंस में से ही आपका एक ऑप्शन करेक्ट होता है। तो ये 90 to 95% केसेस में देखा गया कि हमारा एक ऑप्शन इनमें से सही है, ठीक है। एक ऑप्शन इनमें से करेक्ट होता है जब दो ऑप्शंस हमारे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे होते हैं। तो क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होने वाला है भाई, क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। फटाफट से बताएंगे क्या आंसर होगा यहाँ पर करेक्ट। हमारे निम्न स्तरीय अधिगम के लिए ये उपयुक्त नहीं है, ये इसकी आलोचना नहीं है।
क्योंकि यहाँ पर ये सही, ठीक है, निम्न स्तरीय अधिगम के लिए होता है। और यहाँ पर ये सही है कि ये उच्च स्तरीय अधिगम के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बिहेवियरिस्टिक मॉडल अप्लाई किया जाता है आप बच्चों पर, जानवरों पर, मतलब एक तरह से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के लिए यह ज्यादा उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि हमारे ऑब्जर्वर बिहेवियर की बात करता है, जिसमें हम अपने जो एनिमल्स हैं उनको भी, मतलब काफी सारे प्रयोग आपको सभी को पता है कि काफी सारे प्रयोग करके देखे गए थे। तो यहाँ पर ए हमारा सी आंसर करेक्ट है। स्वयं का शुभारंभ कब किया गया था? तो अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी, हमने स्वयं का आरंभ किया गया था 2017 में। स्वयं स्वयं प्रभा मोक्ष ये तभी आए, ठीक है, 2017 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चंस बहुत जल्दी में करने वाले हैं उनको फटाफट से कर लेंगे। कॉन्सेप्ट मैपिंग की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट मैपिंग, सॉरी, कॉन्सेप्ट मैपिंग की बात कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट मैपिंग 5E बेस्ड लर्निंग प्लानिंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बेस्ड लर्निंग, लेसन प्लानिंग और उद्दीपन प्रतिक्रिया आधारित पाठ योजना और यूनिट प्लान। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, इनको हमें मैच करना है। तो हमारी 5E बेस्ड प्लानिंग जो होती है वो आपकी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होती है, ठीक है। अगर हम बी की बात करें तो बी हमारा सेकेंड ऑप्शन के साथ ही मैच कर जाएगा। कॉन्सेप्ट मैपिंग की बात करते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट मैपिंग का बात करते हैं तो हमारा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर की बात होती है यहाँ। तो ए के साथ हम थर्ड को मैच कर देंगे और बी के साथ हम सेकंड को मैच कर देंगे, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा हमारा। सी के साथ हम मैच करते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स बेस्ड लेसन प्लानिंग, तो हमारी सी ऑप्शन के साथ हम थर्ड सी ऑप्शन के साथ हम ग्राफिकल टूल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नॉलेज, सी के साथ हम वन को मैच करेंगे। कुछ गड़बड़ दी हुई है शायद शायद ऑप्शन में। नहीं, यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा, 1 मिनट रुकेगा, 1 मिनट रुकेगा, लग गया मुझे पता कि क्या आंसर यहाँ पर सही होगा, देखिएगा। मुझे भी नहीं पता होता है कि क्या आंसर यहाँ पर सही होगा, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ में अटेम्प्ट कर रही होती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होने वाला है वो है कंसेप्ट मैपिंग ग्राफिकल टूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नॉलेज, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी 5E बेस्ड लेसन प्लानिंग। 5E बेस्ड लेसन प्लानिंग हमारी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को फॉलो करती है, आपको सभी पता है। 5E हमारे रॉबर्ट बाइबी के द्वारा दी गए थे, तो 5E को हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच फॉलो करता है। उसके बाद हमारा स्टिमुलस रिस्पॉन्स बेस्ड लेसन प्लानिंग होती है, उसको हम बिहेवियरिस्टिक अप्रोच के अंदर यूज करते हैं, आपको सभी को पता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात हमारी बिहेवियरिस्टिक स्कूल ने की है। और यूनिट प्लान की अगर हम बात करते हैं तो इसको कहा जाता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया था, मैंने इसको इसके साथ मैच कर दिया था, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो ए ऑप्शन को हमने फर्स्ट के साथ मैच किया है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, लीजिएगा। क्योंकि मुझे भी क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होता है, कई बार ये होता है कि थोड़ा कंफ्यूजन टीचर को भी हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा सही मैच बिल्कुल सही बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। ये रहा आपको मैचिंग टेबल है, ये देखिएगा, यहाँ पर हमने थर्ड के साथ सी के साथ हमने फोर्थ को मैच किया है और डी के साथ हमने थर्ड को मैच किया है यहाँ पर, तो ये सही है आपका टेबल, मैच्ड टेबल है ये। चलिए, संज्ञानात्मक डोमेन की बात कर लेते हैं, यानी कि हमारा जो कॉग्निटिव डोमेन है उसके शैक्षिक उद्देश्यों को निम्न से उच्च स्तर तक के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो कॉग्निटिव डोमेन के स्टेप्स हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी ने किया होगा। तो ये वाले क्वेश्चंस को मैं इजी कह सकती हूँ, जो हमारा स्वयं का जो ईयर पूछा गया है उसको मैं इजी कह सकती हूँ। लेकिन बाकी जो सभी क्वेश्चंस हैं वो आपको देख ही रहे होंगे, आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को जानने के लिए पूछे जा रहे हैं आपसे। कितना आप टर्म्स को पकड़ करके क्वेश्चन का आंसर करते हैं, क्योंकि काफी सारा टर्म्स का खेल होता है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट में। चलिए, तो सबको पता है कि ज्ञान यानी कि नॉलेज सबसे पहले आ जाएगा भाई हमारा, जहां पर डी सबसे पहले है वही हमारा आंसर हो जाएगा। डी, ई, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन सबसे बाद में है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, आई मीन सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। तो ऐसे क्वेश्चंस पर समय नहीं लगाते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चंस को फटाफट से करके आगे बढ़ जाते हैं। चलिए,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण में निम्नलिखित वाक्यांशों को उनके प्रकट होने के सही क्रम में व्यवस्थित आपको करना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था भाई, लेकिन अगर हम देखें तो इसको हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं? अगर मैं इसको लॉजिकली बनाऊं तो सबसे पहले हमारी भारतीय संस्कृति की बात होगी। भारतीय संस्कृति में ही एक शिक्षा प्रणाली, ये आंसर सबसे पहले आना चाहिए भाई, अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मुझे भी इसका सही आंसर नहीं पता है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो ऑप्शन यहाँ पर बी के साथ इन्होंने एक जगह सी दिया है और एक जगह डी दिया है। चलो देख लेते हैं। बी के साथ हमने भारतीय संस्कृति की बात हुई है, फिर मौलिक कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति गहरा सम्मान विकसित करना, और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है भारत को एक न्याय संगत और सजीव समाज में परिवर्तित करना, तो ये बाद में आएगा डी ऑप्शन। हमारा सबसे पहले मौलिक कर्तव्यों की बात होगी आई थिंक सो। तो सबसे पहले हमारा ए ऑप्शन सही होना चाहिए, फिर हम बदलती दुनिया में भूमिका और जिम्मेदारी के प्रति हम जागरूकता पैदा करेंगे बच्चों के अंदर। उसके बाद हम भारत को एक न्याय संगत और सजीव ज्ञान समाज में परिवर्तित करना, और शिक्षार्थी में भारतीय होने के प्रति गर्व महसूस गर्वपन करना। तो एक बार सही आंसर देख लेते हैं इसका। ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, आई थिंक फर्स्ट आंसर करेक्ट होना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। नहीं, डी आंसर करेक्ट है भैया, डी आंसर करेक्ट है। यहाँ पर भी ई आंसर सबसे बाद में है, चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया है। सबसे पहले हम भारतीय संस्कृति में निहित एक शिक्षा प्रणाली को देखेंगे, उसके बाद हम डी ऑप्शन लगाएंगे, यानी कि भारत को एक न्याय संगत और सजीव ज्ञान समाज में परिवर्तित करना। उसके बाद मौलिक कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति गहरा सम्मान विकसित करना है। उसके बाद हम बदलती दुनिया में अपनी भूमिका और जिम्मेदारी के प्रति सजग जागरूकता लाना है, और सबसे बाद में हम ई ऑप्शन को रखेंगे कि शिक्षार्थी में भारतीय होने के पर गहरा गर्व उत्पन्न करना। तो ई ऑप्शन तो मेरा कंफर्म था कि बाद में आएगा ही आएगा, और बी ऑप्शन भी सबसे पहले आएगा ही आएगा। तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं होती है, सभी को कंफ्यूजन हो जाता है, फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट था, जिसमें हमने पहले भारतीय संस्कृति को रखा और फिर भारत को एक न्याय संगत और सजीव ज्ञान समाज में परिवर्तित करने की बात की है। उसके बाद में हमने मौलिक कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों की बात करी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ऐसा ही क्वेश्चन बना हुआ था ये। चलिए, बीइंग अ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर यू विल नॉट डू व्हाट, आप क्या नहीं करेंगे एक कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर होने के नाते। अगर आप एक कंस्ट्रक्टिविस्ट रचनावादी शिक्षक हैं तो क्या आप यहाँ पर नहीं करेंगे। चलिए फटाफट से क्वेश्चन को रीड करेंगे और आंसर करेंगे। बहुत मेहनत लगती है इन क्लासेस को बनाने में, पीपीटी बनाने में, मॉडिफाई करने में, हर एक तरह हर एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में, हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देने में, हर चीज में आपको समय लगता है। ये तो 40 क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ आज, तो इनकी एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं दी है यहाँ पर। लेकिन जब एक्सप्लेनेशन हमें वेरीफाई करनी होती है, सब कुछ करना होता है, आप लोगों को समझाने के लिए सोचना होता है, हमें एग्जाम्पल सोचने होते हैं, तो बहुत कुछ करना होता है भाई। तो इन सेशंस को लाइक कर दीजिएगा, और ये सेशंस ही आपके बहुत बढ़िया साबित होंगे जब आपको आपके पास 40 क्वेश्चंस एक साथ हैं, एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस हैं जो जून 2025 में पूछे गए हैं, दिसंबर 2025 में पूछे गए हैं, तो आपके इन्हीं पर बेस्ड, इन्हीं से मिलते जुलते आपके क्वेश्चंस यहाँ पर जून 2026 में भी आपको देखने के लिए मिले। तो विश्वास रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, जून में बहुत सारे सेशंस आपके आने वाले हैं। तो मैं प्लान कर रही हूँ कि पेपर टू एजुकेशन की एक क्लास डेली लगाऊं, और पेपर वन की भी मैं एक क्लास डेली लगाऊं, जिसमें हम सारी यूनिट्स को पढ़ेंगे। कभी मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपको करा रही होंगी, कभी मैं कम्युनिकेशन के करा रही होंगी, कभी आपको मैं रिसर्च के करा रही होंगी। तो सब कुछ आपको यही एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बीइंग अ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर आप क्या नहीं करेंगे, तो मेकिंग योर लर्नर मोर एक्टिव, तो ये तो सक्रिय बनाएंगे, बिल्कुल सही है। शिक्षार्थियों को नई जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़ने के अवसर देंगे, हाँ जी बिल्कुल सही है भाई, ठीक है बिल्कुल सही है।
कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या फॉलो करती है, हमारे 5 ई होते हैं इसके। सबसे पहले क्या आता है, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट और इवैल्यूएट। तो हमारे 5 ईज ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म दिए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, बच्चे को एंगेज भी करते हैं, एक्सप्लोर भी करते हैं, बच्चे की नॉलेज को एक्सप्लेन करते हैं, बच्चे को बस बच्चे को मौका देते हैं एक्सप्लेन करने का। फिर इलेबोरेट करते हैं, बच्चे से और बताओ ऐसे करके हम जानकारी निकलवाने का प्रयास करते हैं, और फिर बाद में सब बच्चे को हम इवेलुएट करते हैं। तो अवसर देते हैं बच्चे को पूर्व ज्ञान से जोड़ने का, नई जानकारी को। शिक्षार्थियों के ज्ञान का निर्माण करने वाला, considering learner as a sense maker who construct knowledge, or giving study material to learner to recall the content proficiently। तो हम ये नहीं करेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होने वाला है। हम बच्चे को, एक लर्नर को जो है सेंस मेकर ऑफ कंस्ट्रक्ट नॉलेज, एक नॉलेज का निर्माण करता मानेंगे बच्चे को, और क्या करेंगे, बच्चे को हर तरह से नॉलेज को एक्सप्लोर करने में सहायता करेंगे। ठीक है, बच्चे का एक फैसिलिटेटर बनेगी। ठीक है, लेकिन स्टडी मटेरियल नहीं देंगे। नोट डू पूछा गया है, तो यहाँ पर डी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तित्व के निर्माण, निम्नलिखित कोशों, आपके ये 5 कोशास आते हैं हमारे पेपर 2 एजुकेशन में पूछे जाते हैं, लेकिन हमारा जो, अगर मैं बात करूं तो ये पेपर 2 एजुकेशन का ही क्वेश्चन है। 2026 का ये क्वेश्चन है, जो हमारा 2026 में भी पेपर हुआ था जनवरी में, तो 2026 में ही पेपर 1 में पूछा गया है ये। लेकिन आपका जो एजुकेशन की शिफ्ट हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारा जो निम्न स्तर है ना, निम्न स्तर है, उच्च स्तर के क्रम में, निम्न स्तर से उच्च स्तर के क्रम में हम इनको व्यवस्थित करना है। तो कैसे लगाएंगे, अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है हमारा अन्नमय कोश, जिसको हम फिजिकल शीट कहते हैं। उसके बाद आता है प्राणमय कोश, फिर उसके बाद आता है मनोमय कोश, जिसको हम मेंटल शीट कहते हैं। फिर उसके बाद आता है विज्ञानमय कोश या फिर विजनमय कोश। उसके बाद आता है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश हमारा ब्लिसफुल सीट होता है। तो सबसे पहले सी ऑप्शन आने वाला है, तो सी ऑप्शन सबसे पहले यहाँ होगा भाई, ये रहा आंसर। ऐसे क्वेश्चन के आंसर निकलते हैं, जिन्होंने पेपर 2 एजुकेशन में पढ़ा है और पेपर 2 एजुकेशन की शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो उनको कोई दिक्कत भी नहीं हुई होगी। उन्हें सबसे पहले देखा होगा अन्नमय कोश, अन्नमय कोश यहाँ पर है, और सबसे बाद में आता है आनंदमय कोश, आनंदमय कोश सबसे बाद में आता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राइटिंग डिसेबिलिटी, लेखन क्षमता, लेखन क्षमता आपकी राइटिंग डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी का क्वेश्चन है, देखिएगा। सबसे पहला डिसेबिलिटी पर क्वेश्चन है, उसके बाद हमारी सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप, उसके बाद कह रहे हैं नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग किसने चलाया हुआ है, और नेशनल असेसमेंट सेंटर। नेशनल असेसमेंट सेंटर की अगर हम बात करते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज पर क्वेश्चन ये मतलब थोड़ा मिस क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेशनल असेसमेंट सेंटर की अगर हम बात करते हैं, तो उसको परख को कहा गया है, परख को बनाया गया नेशनल असेसमेंट सेंटर। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का। तो नेशनल असेसमेंट सेंटर क्या है, परख। ठीक है, उसके बाद नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग की अगर हम बात करते हैं, तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारे एनसीटीई की। ठीक है, उसके बाद हमारे सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप की बात करते हैं, तो इनमें हमारी राइटिंग डिसेबिलिटीज की बात करते हैं, लेखन अक्षमता की बात करते हैं। तो लेखन अक्षमता वाला जो बच्चा होता है उसको डिस्ग्राफिया, है ना, डिस्ग्राफिया एक डिसेबिलिटी होती है। और सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप में आपकी जेंडर आइडेंटिटीज की बात होती है, लैंगिक पहचान की बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। यहाँ पर का आंसर सही हो जाएगा हमारा, ए के साथ हम सेकंड को मैच करेंगे, बी के साथ 1 को, सी के साथ 4th को, और डी के साथ 3rd। यहाँ पर सही आंसर हमारा 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। एजर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो एजर्शन क्या कह रहा है, एजुकेशन बिल्ड कैरेक्टर एंड अनेबल लर्नर्स टू बी एथिकल, रैशनल, कंपेंसेट एंड केयरिंग
शिक्षा चरित्र का निर्माण करती है, शिक्षार्थियों को नैतिक, तार्किक, सहानुभूतिपूर्ण और संवेदनशील बनाती है। तो वही बिल्कुल बहुत बढ़िया लग रहा है पढ़ने में, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया गया है, तो सब कुछ इसमें सही। इसमें रीजन दिया गया है, आवर करंट एजुकेशन पॉलिसीज proposes curriculum and pedagogy of higher education institution to develop among the students a deep sense of respect toward the fundamental duties and constitutional values। हमारी वर्तमान शिक्षा नीति उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों के माध्यम से विद्यार्थियों के मौलिक कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति गहरा सम्मान विकसित करने का प्रस्ताव रखती है। तो क्या हमारी जो एजुकेशन बिल्ड करती है कैरेक्टर और अनेबल करती है लर्नर्स को टू बी एथिकल एंड रेशनल कॉम्पनसेट एंड केयरिंग, इसका रीजन क्या ये है कि हमारी अभी की हमारी वर्तमान की नीति जो आई है, शिक्षा नीति जो आई है, वो उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम और मतलब एक तरह से आपको लग रहा है कि ये दोनों रिलेट करते होंगे। ऑप्शंस यहाँ पर है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, और क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? सोचिएगा एक बार, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, है ना, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है वो एक जनरल मतलब एक तरह से जनरल आपको स्टेटमेंट दिया गया है, एजुकेशन के बारे में दिया गया है, लेकिन फिर उसके बाद रीजन में हमें जो पूछ लिया गया है वो गलत है एक तरह से। जो रीजन में पूछा गया है वो एक तरह से गलत है, मतलब नहीं, मतलब सही तो है वो, लेकिन उसके साथ रिलेट नहीं कर रहा है, गलत नहीं है वो, सही है। तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वही करेक्ट होगा। सेकेंड ऑप्शन क्यों करेक्ट होगा मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि हमारा जो एक वो दिया हुआ है वो जनरल दिया हुआ है, एक तरह से हमारी जो जनरल स्टेटमेंट दी हुई है ऑप्शन वन, और हमारा जो एजर्शन दिया गया है, लेकिन जो रीजन दिया गया है उसके साथ वो रिलेट नहीं कर रहा है, एक्सप्लेनेशन उसकी सही नहीं, दोनों इंडिविजुअली करेक्ट है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं भाई, काफी समय होता हो गया है क्लास लेते लेते, गला भी दुखने लगता है। तो सेशन अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि चैनल पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, जनरल इंफॉर्मेशन भी दी जाती है, पेपर्स के संबंधित, एडमिट कार्ड के संबंधित सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है। तो JRF प्रेप अकेडमी पर आप जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए 24th क्वेश्चन देख लेते हैं। एजर्शन ए कह रहा है सर्टेन डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिव थिंकिंग, रचनात्मक चिंतन के लिए एक निश्चित स्तर की बुद्धि आवश्यक होगी। तो हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये हमारी एक सर्टेन लेवल ऑफ हमारी इंटेलिजेंस चाहिए होती है क्रिएटिव होने की, ये तो बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट एक सही है, बिल्कुल सही है भाई। रीजन क्या कह रहा है, स्टूडेंट विद हाई इंटेलिजेंस आर नॉट नेसेसरीली एक्टिव सॉरी क्रिएटिव, हमारे जो उच्च बुद्धि क्षमता वाले विद्यार्थी होते हैं जरूरी नहीं है कि वो रचनात्मक। हाँ हाँ जी बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही है। और सही एक्सप्लेनेशन भी है क्या? सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, यहाँ पर भी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि हमारी एक सर्टेन डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस की बात करी गई है क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में, कि हमारे रचनात्मक चिंतन के लिए एक निश्चित स्तर की बुद्धि आवश्यकता होती है। लेकिन हाँ ये जरूरी नहीं है कि हमारा जो उच्च बुद्धि वाला बच्चा होता है वो जरूरी नहीं है कि रचनात्मक भी हो, तो दोनों इंडिविजुअली हमारी स्टेटमेंट कर। अगर इसके साथ ही साथ में दे दिया होता, जैसे ऊपर लिखा हुआ है रचनात्मक चिंतन के लिए एक निश्चित बुद्धि की आवश्यकता होती है, अगर ऐसा करके दिया होता कि लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि जिस बच्चे के पास उच्च बुद्धि हो, आ, कुछ ऐसा मतलब स्टेटमेंट अगर आगे दिया होता जो हमारी इसमें क्योंकि लगा करके फिट बैठ रहा होता, तो यह स्टेटमेंट हमारी सही हो सकती। चलिए, ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ लर्निंग के अनुसार निम्नलिखित को अपनाने के आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, तो असेंडिंग मॉडल में आपको लगाना है ट्रांसमिशन मॉडल के लर्निंग के अनुसार। तो क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होने वाला है? चलिए बताएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सबसे पहले क्या आएगा? रिकॉल, क्या रिकॉल सबसे पहले आएगा? नहीं आएगा। एक्सपोजर, सामग्री से हम परिचय देते हैं बच्चे को, है ना, सामग्री से हम परिचय देते हैं, ये तो कंफर्म है कि ई सबसे बाद में आएगा, ठीक है, सामग्री से परिचय कराएंगे बच्चे को, बच्चे को कॉम्प्रिहेंड कराएंगे, प्रोसेसिंग चलेगी,
बच्चे की समझ उत्पन्न करेंगे, बच्चे को याद रखवाएंगे और सबसे बाद में हमारी लर्निंग हो जाएगी। आई थिंक इसमें ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होना चाहिए। फोर्थ आंसर यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। आई थिंक फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि हम एकदम से बच्चे के सामने सामग्री का परिचय दे देंगे तो एकदम स्मरण नहीं कराएंगे, हम स्मरण नहीं कराएंगे, उसके बाद हमारी प्रोसेसिंग चलेगी। पहले हम बच्चे को अवलोकन करेंगे, सामग्री से परिचय कराएंगे कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद हमारी प्रोसेसिंग चलेगी, प्रोसेसिंग के बाद हम बच्चे की समझ डेवलप करेंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी या कॉम्प्रिहेंशन आप कह सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कह सकते हैं। उसके बाद हम बच्चे को रिकॉल कराएंगे, याद कराएंगे कि बच्चे ने क्या क्या सीखा है, और उसके बाद हमारी लर्निंग जो है फाइनल हो जाएगी। तो सबसे बाद हमारा क्या आ जाएगा, ई ऑप्शन आ जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ लर्निंग की बात यहाँ पर हो रही थी। एजर्शन की बात हो रही है यहाँ पर और रीजन की बात हो रही है, तो एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं, तो अधिकतर क्वेश्चन आपको एजर्शन रीजन के ही देखने को मिलेंगे अब, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं अभी फिलहाल करा रही हूँ ये 2026 वाले जो पेपर है उनमें से उठाए गए हैं। इंटेलिजेंस इज टू सम एक्सटेंट एन इनहेरिटेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। कथन ए, बुद्धि कुछ हद तक वंशानुगत विशेषता होती है, और एनवायरमेंट ऑल्सो हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन इंटेलिजेंस। पर्यावरण का भी बुद्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इंटेलिजेंस इज टू सम एक्सटेंट इन इनहेरिटेटेड कैरेक्टरिस्टिक, हमारी जो बुद्धि होती है वो कुछ हद तक वंशानुगत होती है, और हमारे एनवायरमेंट का भी बुद्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है, और दोनों आई थिंक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगी। वही ये वाले क्वेश्चन सुलझा देते हैं। ये देखो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पर भी। इंटेलिजेंस इज टू सम एक्सटेंट इन एन इनहेरिटेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, बुद्धि कुछ हद तक वंशानुगत विशेषता होती है, कुछ हद तक, यहाँ पर कुछ हद तक कहा गया है। एनवायरमेंट ऑल्सो हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन इंटेलिजेंस, तो यहाँ पर हमारे दोनों ही स्टेटमेंट हमारे इंडिविजुअली करेक्ट हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, मतलब सेकंड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, हमारी कौन सी यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। ऑपरेंट बिहेवियर इज इमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेटेड स्टिमुली। लर्निंग इज लर्निंग इज द एनकोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। लैंग्वेज डजंट प्ले एनी रोल इन सेल्फ रेगुलेशन, तो हमारा नोट करेक्ट पूछा गया है, नोट करेक्ट पूछा गया है, तो हमारी सेल्फ रेगुलेशन में हमारी लैंग्वेज क्यों नहीं प्ले करेगी भाई रोल, हमारी आत्म नियंत्रण में कोई भी भूमिका निभाती नहीं है लैंग्वेज, यही हम स्टेटमेंट हमारी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, बाकी तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारी सही है। ठीक है, लैंग्वेज डजंट प्ले एनी रोल इन सेल्फ रेगुलेशन, यही स्टेटमेंट हमारी गलत है। नेक्स्ट पर पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28, क्योंकि हमारे 40 क्वेश्चंस करने हैं, 40 क्वेश्चंस के हमारे आज सेशन होने वाला है, तो 40 क्वेश्चंस को फटाफट निपटाएंगे। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित आपको करना है। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हमारा सब 2016 में आया था, सबसे बाद में आया था। 2016 में हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया है, आरटी एक्ट आया है हमारा 1992 में। अगर हम आरसीआई सॉरी आरटीआई एक्ट आया है, आरटीई एक्ट आया है हमारा 2009 में, आरसीआई आया है 1992 में, पीडब्ल्यूडी एक्ट आया है हमारा 1995 में, और एसडीजी एडॉप्शन हमारी 2015 में हुई है। तो सबसे लास्ट में हमारा ए ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन यहाँ पर है सबसे लास्ट में, लोग हो गया क्वेश्चन आंसर। ये देखिएगा, सी ऑप्शन सबसे पहले आएगा, आरसीआई हमारा 1992 में आया, फिर पीडब्ल्यूडी एक्ट आया हमारा 1995 में, फिर हमारा आरटीई एक्ट आता है 2009 में, राइट टू एजुकेशन एक्ट सभी को पता है 2009 में आया, और अप्रैल 2010 में इसको लागू किया गया। फिर एसडीजी एडॉप्शन इन इंडिया आता है हमारा 2015 में, एसडीजी को हमने अपनाया और 2030 तक का टारगेट रखा गया इनको पूरा करने का, और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आता है हमारा 2016 में, सॉरी 16 में। चलिए निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कर दिया है हमने, चलिएगा आगे चलेंगे। फिक्स्ड रेशियो, इंटरवल रेशियो, वेरिएबल इंटरवल और वेरिएबल रेशियो, तो हमारा ये आता है लर्निंग थ्योरीज, शेड्यूल ऑफ इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट की बात हमारी किसने की है, स्किनर ने की, ठीक है। तो स्किनर की थ्योरी में आता है हमारा फिक्स्ड रेशियो, इंटरवल रेशियो, वेरिएबल रेशियो, ये सब रेशियोज वगैरह, ये जो हमारे शेड्यूल ऑफ इन्फोर्समेंट है उसी में आते हैं। चलिएगा, चलिए फटाफट से मैच करेंगे।
तो अगर मैं बात करूं तो इंटरवल की बात जब होती है, इंटरवल की बात होती है तो हमारी अ, बात होती है टाइम के साथ। इंटरवल को अगर हम बात करें तो इंटरवल अगर हमारा है तो इंटरवल हमारा हमेशा टाइम के साथ जुड़ा हुआ होगा। और रेशियो जो होगा नंबर ऑफ समथिंग के साथ जुड़ा होगा, नंबर ऑफ समथिंग के साथ जुड़ा, नंबर ऑफ समथिंग के साथ, नंबर ऑफ टाइम या कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। ठीक है, तो अगर हम फिक्स्ड रेशियो की बात करते हैं और वेरिएबल रेशियो की बात करते हैं, तो फिक्स्ड रेशियो और वेरिएबल रेशियो को ही देखते हैं हम पहले। रेशियो को मैंने कहा नंबर ऑफ समथिंग के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो इंडिविजुअल आर इनफोर्स्ड फॉर द फर्स्ट रिस्पॉन्स दे मेक आफ्टर वेरियस टाइम इंटरवल्स हैव पास्ड। विभिन्न समय अंतरालों के बाद पहली प्रतिक्रिया पर सुदृढ़ीकरण दिया जाता है। इसको छोड़ देंगे एक बार। एक निश्चित संख्या में प्रतिक्रियाओं के बाद सुदृढ़ीकरण दिया जाता है। तो फिक्स्ड रेशियो एक मैंने कहा नंबर्स के साथ जुड़ा होता है। फिक्स्ड रेशियो एक निश्चित किया गया रेशियो। फिक्स्ड मतलब निश्चित अनुपात, निश्चित अनुपात है। एक निश्चित संख्या में प्रतिक्रियाओं के बाद सुदृढ़ीकरण दिया जाता है। तो हम एक के साथ सेकंड को मैच कर लेंगे। फिर हमारा फिक्स्ड इंटरवल है। नहीं, चलो वेरिएबल रेशियो को देखते हैं। वेरिएबल रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो वेरिएबल रेशियो भी हमारा नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज की अगर मैं बात करूं तो ये रहा ऑप्शन थर्ड में। ये देखिएगा ऑप्शन थर्ड में है। क्यों है? द रिइंफोर्समेंट में अकर्स आफ्टर एनी नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड है तो ये सर्टेन नंबर होगा, एक निश्चित संख्या के बाद होगा, है ना। रिइंफोर्समेंट आपको दिया जाएगा। लेकिन वेरिएबल रेशियो की बात करेंगे तो वेरिएबल रेशियो में फिक्स्ड नहीं होता है। वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्ती होना। परिवर्ती होना मतलब कभी भी। ठीक है, वेरिएबल रेशियो की अगर हम बात करते हैं, वेरिएबल रेशियो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि वेरिएबल रेशियो में हमें पता नहीं होता कि हमें कब इन्फोर्समेंट दिया जाएगा। तो सबसे बेस्ट होता है हमारा वेरिएबल रेशियो। हमारी लर्निंग सबसे बेस्ट होती है जब हमारे वेरिएबल रेशियो के आधार पर हमें इन्फोर्समेंट किया जाता है। द रिइंफोर्समेंट में अकर्स आफ्टर एनी नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, किसी भी संख्या की प्रतिक्रियाओं के बाद हमारा सुदृढ़ीकरण हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं फिक्स्ड इंटरवल की। अब इंटरवल वाले रह गए ना दोनों ही। अभी इंटरवल और वेरिएबल, वेरिएबल और फिक्स्ड इंटरवल। अब फिक्स्ड में निश्चित चीजें हैं, तो निश्चित कहां पर है देखिएगा, एक निश्चित समय अंतराल के बाद ही सुदृढ़ीकरण दिया जाता है। तो ये रहा फिक्स्ड इंटरवल, ये आ गया। बी के साथ हमने फोर्थ को मैच कर दिया है। अब रेशियो वेरिएबल रह गया। वेरिएबल इंटरवल हमारा फर्स्ट के साथ मैच हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ही एक बचा हुआ है। विभिन्न समय अंतरालों के बाद पहली प्रतिक्रिया पर सुदृढ़ीकरण दिया जाता है, तो वेरिएबल इंटरवल यहाँ पर हो जाएगा। तो हमारा सी के साथ फर्स्ट मैच हो जाएगा, ए के साथ सेकंड मैच हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर लीजिएगा ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाता है। देखिए बी के साथ हमने फोर्थ को मैच किया है। ठीक है, एक निश्चित समय की बात करी गई है, फिक्स्ड इंटरवल की बात करी गई है, तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद सुदृढ़ीकरण दिया जाता है। तो जहां पर निश्चितता आप देखेंगे और समय देखेंगे, जहां पर आप समय देखेंगे और निश्चितता देखेंगे, तो हमारा इंटरवल आएगा, फिक्स्ड इंटरवल आएगा। और फिक्स्ड रेशियो की बात होगी तो यहाँ पर एक फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन के बाद हमें दिया जाए। ठीक है, चलो फिक्स्ड टाइम और ऑफ रिस्पॉन्सेज की बात की जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 30। देखिएगा 1 घंटे की क्लास हो चुकी है और गला भी बहुत ज्यादा दुखने लगता है, और इतनी मेहनत लगती है इन सेशंस को बनाने में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर ही लीजिएगा, जो लोग भी जुड़े हुए हैं हमारे चैनल के साथ। Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion क्या कह रहा है? Education is the most important pillar for civilized and dignified society, and the educational institution do not represent value and ethics. तो ऐसा तो नहीं होता भाई, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं प्रेजेंट करेंगे तो और कौन करेगा? तो हमारा रीजन रॉन्ग हो जाता है। स्टेटमेंट को पढ़ते ही पता लग रहा है एजुकेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पिलर फॉर सिविलाइज्ड एंड डिग्निफाइड सोसाइटी, तो बिल्कुल ठीक है। एजर्शन ठीक है और रीजन गलत है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो ये रहा सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल इंडिकेटर फॉर हायर एजुकेशन। यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हुए थे कि भाई सभी के सभी तो कोऑर्डिनेटर्स हैं, हायर एजुकेशन ज्यादातर स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है, हायर एजुकेशन के लिए कौन सा नहीं होगा। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी हमारी हायर एजुकेशन को प्रमोट करती है, हायर एजुकेशन के कोर्सेज कराती है, तो ये हमारा होगा। नो पूछा गया है ना, नोट पूछा गया है भाई, इस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो आएगा, हायर एजुकेशन के अंदर आता है। कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कमीशन ये भी आता है, कम्युनिकेशन ये भी आता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
रिसर्च, ये भी आता है, NITTTR भी आता है, लेकिन हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग नहीं आता, क्योंकि ये 12th तक के बच्चों के लिए, ठीक है, हायर एजुकेशन में नहीं है, ठीक है, 9 to 12 तक के बच्चे इसमें इंक्लूड करते हैं, तो हमारा हायर एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन 4, ठीक है। ओपन ओपन स्कूलिंग हमारा किसके लिए है, स्कूल एजुकेशन के लिए। ओपन स्कूलिंग, स्कूलिंग में ही आप देख पा रहे होंगे, स्कूलिंग जहाँ पे लिखा हुआ था वो हायर एजुकेशन से नहीं था। 32nd क्वेश्चन आ गया भाई, 1 घंटा पूरा हो चुका है, 1 घंटा क्लास को हो गया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मोटिव, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रेरणा का उदाहरण है। बायोलॉजिकल मोटिव, बायोलॉजिकल मोटिव की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये किसकी थ्योरी से पूछा गया है, अगर कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे करेंगे कि कमेंट सेक्शन में ये आंसर करके बताना है कि ये किसकी थ्योरी से रिलेटेड है, किसकी थ्योरी से रिलेटेड। ह्यूमनिस्टिक्स को से बिलीव करते हैं वो, अगर पेपर टू एजुकेशन से कोई विद्यार्थी इस क्लास को देख रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये बायोलॉजिकल मोटिव या फिर जैविक प्रेरणा है ना, किसकी थ्योरी से रिलेटेड, ह्यूमनिस्टिक्स को से बिलीव करते हैं वो जिन्होंने ये थ्योरी दी है। तो बायोलॉजिकल मोटिव हमारी अचीवमेंट, हंगर, पावर एंड एफिलिएशन, तो सबसे सही जो है हमारी बायोलॉजिकल मोटिव्स, हमारी बायोलॉजिकल मोटिव्स की अगर मैं बात करती हूँ तो यह होता है हमारा रोटी कपड़ा मकान, आपने नॉर्मली भी सुना, हमारी भूख प्यास, हमारी रहना खाना पीना, मतलब ये हमारी बायोलॉजिकल मोटिव्स होती है, हमारी जैविक प्रेरणा होती है। बाकी सभी हमारी बाहरी आवश्यकताएं होती हैं, एक तरह से हमारी आंतरिक आवश्यकता होती है, जैविक बायोलॉजिकल मोटिव जो होती है वो हमारी सिर्फ और सिर्फ हंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, 32nd क्वेश्चन, 1 घंटे से ऊपर हो गया क्लास लेते हुए। चलिए, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की बात हो रही है, साइको सोशल डेवलपमेंट की बात हो रही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है और मॉरल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो नैतिक विकास का सिद्धांत हमारा किसने दिया है, चलिए बताएंगे, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात होती है तो किसका है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, तो साइको सोशल डेवलपमेंट, राइट। रिजोल्विंग एथिकल डिलेमा, नैतिक दुविधा का समाधान करना, ऑप्शन डी के साथ 4 को मैच करेंगे, ठीक है। साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट हमारा किसने दिया है, चलिए बताएंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग है ना, जब कॉग्निटिव की बात हो रही है तो रीजनिंग की तो बात होगी ही, तो हमारा कौन सा आंसर यहाँ पर सही बन जाएगा, ए के साथ ए के साथ सेकंड है, बी के साथ फर्स्ट है, ये रहा फोर्थ आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लिबरल ओपन एजुकेशनल रिसोर्स लाइसेंस, मोस्ट लिबरल, लिबरल की बात करते हैं, मोस्ट लिबरल होता है हमारा CCBY, क्यों होता है, क्योंकि ये सबसे इजिएस्ट होता है, इसमें हमें क्या होता है, जब हम किसी के कंटेंट को, किसी के किए हुए काम को हम अपने किसी काम के लिए यूज कर रहे होते हैं तो हमें उसको एट्रीब्यूट देना होता है, हमें केवल एट्रीब्यूट देना होता है तो इसको कहा जाता है CCBY, यानी कि एट्रीब्यूशन केवल देते हैं हम उनको, उनको सिर्फ रेफरेंस में ऐड कर देते हैं कि भाई हमने उनका वर्क जो है यूज किया है, हमने उसके उनके वर्क को जो है पढ़ा था, तो उनको सिर्फ एट्रीब्यूशन देना होता है। यहाँ पर अगर हम ऐसे को समझे तो ऐसे का मतलब होता है शेयर अलाइक, यानी कि जो लाइसेंस अपने काम के लिए उन्होंने यूज किया था वही लाइसेंस जो है हम अपने काम के लिए यूज करेंगे, तो यहाँ पर एट्रीब्यूशन प्लस हम शेयर अलाइक, यानी कि जो लाइसेंस उन्होंने यूज करा है उसी लाइसेंस को हमें भी लेना पड़ेगा और उनके काम को यूज करना है। CCBY ND, नॉन डेरिवेटिव, नॉन डेरिवेटिव का मतलब होता है ND का, नॉन डेरिवेटिव मतलब हम उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, हम जो भी हमारा हमने कंटेंट लिया है उसको एज इट इज हमें यूज करना है, उसमें हम नो डेरिवेट नहीं कर सकते, उनमें बदलाव नहीं कर सकते, हमें एज इट इज उसको यूज करना। और यहाँ पर दिया हुआ है NC का मतलब होता है नॉन कमर्शियल। नॉन कमर्शियल का मतलब होता है हम किसी भी कमर्शियल पर्पज के लिए हम उनका जो वर्क है उसको यूज नहीं कर सकते। देखिएगा, 1 घंटे से ऊपर क्लास लेते हुए हो गया है तो अब एनर्जी डाउन हो चुकी है, फटाफट से क्वेश्चन को देखेंगे। 35 क्वेश्चन पर आ गए हैं, 40 क्वेश्चन है हमारे टोटल। रचनात्मक चिंतन की अगर हम बात करते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग की प्रक्रियाओं में सही चरणों के क्रम में व्यवस्थित करना है, क्रिएटिव थिंकिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है प्रिपरेशन और सबसे बाद में आता है इवैल्यूएशन। हमेशा रखिएगा, बात याद रखिएगा, इवैल्यूएशन सबसे बाद में आता है, मतलब 90% केसेस ऐसे होते हैं जब क्वेश्चन में हमें इवैल्यूएशन को सबसे बाद में रखना होता है।
ठीक है। उसके बाद हम पोस्ट ट्राई आउट ऐसा कुछ भी देखते हैं, या फिर हम रिवीजन कराते हैं, ऐसा कुछ होता है तो वो बाद में आता है, लेकिन इवैल्यूएशन लगभग सारी सारी इसमें बाद में आता है। तो प्रिपरेशन सबसे पहले आ जाएगा और इवैल्यूएशन सबसे बाद में आ जाएगा। ये रहा भाई, ये रहा, ये ऑप्शन में है। ए के साथ, सॉरी सॉरी सॉरी, ए के साथ हमने प्रिपरेशन इंक्यूबेशन, ठीक है, सॉरी, मैंने वो इवैल्यूएशन को इसके साथ ही रख दिया। देखिए, ये रहा फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ पर करेक्ट होगा। ए के साथ हम पहले ई को रखेंगे, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन, है ना, और इवैल्यूएशन, है ना, और उसके बाद रिवीजन। देखिएगा, ये रहा रिवीजन, ये रहा, देखिएगा, ये रहा रिवीजन। तो हमें सबसे बाद में रिवीजन करना होता है, मतलब हम रिवाइज करते हैं उस चीज को जो हमने किया है। पहले हमने प्रिपरेशन करी है, क्रिएटिव थिंकिंग की, उसके बाद हमने इंक्यूबेशन आया है, फिर हमें कोई इंक्यूबेशन के बाद में हम अवचेतन प्रक्रिया, उसके बाद हमें अंतर्दृष्टि, एकदम से हमें कोई विचार आता है तो इल्यूमिनेशन, मतलब एक जब हम क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में सोच रहे होते हैं तो हमें एक बार एक स्टेप ऐसा आता है कि हम आकर के एक जगह पर छोड़ देते हैं कि अरे यार कोई भी विचार नहीं बन पा रहा है, कोई भी थिंकिंग नहीं बन पा रही है। तो हम क्या करते हैं फिर, हम उसको मतलब हमारे अवचेतन मन में वो प्रक्रिया चल रही होती है, फिर हमें एकदम से आइडिया आता है, एकदम से, उसको आहा मोमेंट भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है अंतर्दृष्टि आना, आइडिया आना, ठीक है, इसको आहा मोमेंट भी कहा जाता है। तो फिर आता है इल्यूमिनेशन, उसके बाद आता है वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इसको आप इवेल्युएशन भी कह सकते हैं, ठीक है, इवेल्युएशन करते हैं, वेरिफिकेशन का मतलब वही होता है इवेल्युएशन करना, बी ऑप्शन आएगा। उसके बाद में हम रिवीजन करेंगे, संशोधन करेंगे, जो भी हमें लग रहा है कि इसको मॉडिफाई करके हम और बेहतर कर सकते हैं तो उसको हम संशोधन करें। चलो, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, हमारा जो सेशन है समाप्ति की ओर है, तो लगभग हम सवा घंटे में ये 40 क्वेश्चंस कर लेंगे। साक्षात की बात हो रही है, आयरन्स की बात हो रही है, उमंग की बात हो रही है, और फोजी की बात हो रही है। चलो फटाफट से बताएंगे। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? इसको होमवर्क के लिए दे दो आप सभी को, क्या होमवर्क क्वेश्चंस का आंसर करेंगे आप? चलिए कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। हम अगर बात करते हैं साक्षात की, साक्षात हमारा वन स्टॉप एजुकेशनल पोर्टल है, जिसको हम एकीकृत शिक्षा पोर्टल भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आयरिन्स की बात करते हैं, तो आयरिन्स हमारा वेब बेस्ड रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एक टूल है, एक तरह से वेब आधारित सूचना प्रबंधन ये करता है, सूचना प्रबंधन करता है। सी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, सी ऑप्शन हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस टू ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज उमंग, ठीक है, उमंग है। और फोजी की बात करते हैं, तो फोजी हमारा सेकंड स्टेटमेंट के साथ करेक्ट होगा, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, शैक्षणिक संस्थानों में प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की निर्भरता को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। हमारा कौन सा आंसर यहाँ पर सही बन रहा है भाई? ऑप्शन फर्स्ट सही बन रहा है, आई थिंक फर्स्ट सही आंसर होना चाहिए। चलो, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इंडोक्ट्रिनेशन, कंडीशनिंग, ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन। चलो फटाफट से बताएंगे। अरे ये तो मैथ्स टेबल ही आ गया है आप लोगों के सामने। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। टू फॉर्म फॉर्म बिलीव इन स्टूडेंट, हम विद्यार्थियों के मन में दृढ़ विकास विकसित करते हैं, विश्वास विकसित करते हैं, इसको कहा जाता है इंडोक्ट्रिनेशन। टू शेप देयर बिहेवियर एंड कंडक्ट, टू शेप देयर बिहेवियर एंड कंडक्ट, उनके व्यवहार और आचरण को हम आकार देते हैं, इसको कहा जाता है कंडीशनिंग, सभी को पता है, ठीक है। इंप्रूव करते हैं लर्निंग स्किल्स, सीखने के कौशलों में सुधार लाते हैं, इसको कहा जाता है ट्रेनिंग, आपको सभी को पता है कि हमारी ट्रेनिंग जो की जाती है वो हमारे स्किल्स स्किल्स में सुधार लाने के लिए की जाती है। टू कमांड विद नॉलेज, ज्ञान के साथ निर्देश देना, इंस्ट्रक्शन कहा जाता है, निर्देशन कहा जाता है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट कर रहा था हमारा? 2431, 24, यहाँ पर तो 2431 किसी में भी नहीं है। चलिए छोड़ देते हैं अभी बात, ये वाला ऑप्शन सही हो सकता था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है शायद, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर बढ़ेंगे। अ स्मार्ट क्लासरूम इज अ, क्या होती है स्मार्ट कक्षा? टीचर सेंट्रिक क्लासरूम होती है? नहीं भाई,
आईसीटी सपोर्टेड क्लासरूम होती है क्या? होती है ना? लर्नर सेंट्रिक क्लासरूम होती है? फ्लिप्ड और ब्लेंडेड लर्निंग क्लासरूम होती है? नहीं। आईसीटी सपोर्टेड क्लासरूम को भी कहा जाता है स्मार्ट क्लासरूम। ठीक है, चलो यहाँ पर मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन की हम क्लास की एंड के ओर चल रहे हैं। सिलेक्ट अप्रोप्रिएट मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। हमारे शिक्षण के सूत्र जिस पर मैं क्लास लेकर के आने वाली हूँ, जो लोग भी अंत तक जुड़े हुए हैं सेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। और नीचे मैं एक कमेंट पिन करूंगी जिसमें आपको एक लिंक नजर आएगा। उस लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसमें वहां पर आपको सारी क्लासेस से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। शिक्षण सूत्रों की बात हो रही है, मैगजीन्स ऑफ टीचिंग की बात हो रही है। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर, रूरल टू अर्बन नहीं होता है भाई कुछ भी, सिंपल से कॉम्प्लेक्स। अगर मैं बात करूं तो ए सी एंड डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि रूरल अर्बन नहीं आएगा, बी ऑप्शन नहीं आएगा, इसलिए ये भी कट जाएगा और जहां पर ए नहीं है वो भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों भी कट गए हमारे। ए सी एंड डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कंप्लीट टू अब्स्ट्रैक्ट, एनालिसिस टू सिंथेसिस। ठीक है, कम बुद्धि से उच्च बुद्धि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, तो आई होप आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके पेपर की। तो जो लोग भी यूजीसी नेट 2026 जून टारगेट कर रहे हैं तो वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे सेशंस यहाँ पर मिलने वाले हैं। प्लेलिस्ट को विजिट करेंगे तो आपको हमारी पहली क्लासेस में मिल जाएंगी और गैगने की 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और टाइप्स ऑफ असेसमेंट को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने एक सीरीज चलाई हुई घंटों के टॉपिक्स मिनटों में। तो घंटों के टॉपिक्स मिनटों में वाली सीरीज को ओपन करके देखिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है, सेशंस अगर आपको पसंद आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपको मुझे वो क्वेश्चन का आंसर जरूर करना है कि हमारी हायरार्की ऑफ नीड्स किसने दी, हायरार्की ऑफ नीड्स किसने दी है। ठीक है, उसमें हमारी जैविक आवश्यकताओं की बात हुई थी ना। तो सभी को शुभकामनाएं अपने पेपर्स की। सभी को अच्छे से तैयारी करनी है, जमकर तैयारी करनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आपको पसंद आ रहे हैं सेशंस तो हमारे सेशंस में जरूर जुड़िए। नमस्कार सभी को, गुड आफ्टरनून, शुभ दिन।